नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है उसका असर पूरी दुनिया पर है। भारत उससे उबरने की अपनी रणनीतियों को तैयार करता है, लेकिन पड़ोसी मुल्क जो पैसे पैसे को मोहताज है, पूरी तरह से कंगाल पाकिस्तान, जो दलाली वाली आदत अभी भी उसकी गई नहीं है। 1981 से अमेरिका के लिए दलाली करते आ रहा है पाकिस्तान। उससे बड़ी गलतफहमी यह हो गई कि मिडिल ईस्ट की भीषण जंग को भी वो अपनी दलाली के जरिए रुकवा देगा और जो हालात हैं उससे उबर जाएगा, क्योंकि नीतियां रणनीतियां तो यहां पर है नहीं। लेकिन इसका भ्रम अब तोड़ चुका है ईरान। जी हां, ईरान ने यूएस के साथ में बातचीत की टेबल पर आने के लिए पाकिस्तान के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है और पाक को उसकी असली औकात बता दी है। आखिर ईरान को क्यों पसंद नहीं आई है पाक की दलाली, बताएंगे आपको। इस पूरी खबर की एबीसीडी, आने वाले वक्त में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी आपको समझाएंगे। पिछले 45 सालों से अमेरिका के लिए दलाली करने वाले पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट जंग रुकवाने को लेकर कोशिश करता हुआ नजर आता है। वो ठीक माना जा सकता है, काफी सक्रिय नजर आता है, लेकिन इसमें ईरान या अमेरिका की भलाई नहीं बल्कि पाकिस्तान खुद को उबारने के लिए ये धतकरम अपना रहा है। अब उसे बड़ा झटका भी लग गया। दरअसल पाकिस्तान ने इस सक्रियता के पीछे जियोपॉलिटिक्स की महाशक्ति बनने की हसरत पाल रखी थी, लेकिन ईरान ने दो टूक कंगाल पाकिस्तान की हसरतों को जमींदोज कर दिया। असल में तेहरान ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाले किसी भी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात नहीं करेगा। ईरान ने साफ कहा कि वो पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता, पाकिस्तान के जरिए होने वाली बातचीत में वो शामिल नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि अमेरिका से कोई भी सीधी बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ अन्य मध्यस्थों, दलालों, दूसरे लोगों के जरिए अमेरिका की ज्यादा और गलत मांगे भेजी गई थी और उनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान उसमें शामिल नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म होना अच्छी बात है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि शुरुआत इस युद्ध की किसने की। ईरान को अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट का प्रस्ताव मिला था, लेकिन वो सारे प्रस्ताव बेकार ही थे। इसमें कोई शक नहीं कि मिडिल ईस्ट में जारी 36 दिनों की जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत नेगेटिव असर डाला है। हालात ये है कि अभी भी जंग रुकने के आसार तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आते। हाँ, हालांकि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर उसके दलाल पाकिस्तान में इस जंग को रुकवाने की कोई कुवत है ही नहीं। अब सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने के लिए हाथ पैर मार क्यों रहा है। दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरानों को शायद अब जाकर अक्ल आई कि ईरान में लंबा युद्ध अगर चला तो पाकिस्तान का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। आखिर क्यों, आइए ये भी समझ लीजिए। दरअसल पाकिस्तान पहले ही अपने पड़ोसी देश, चाहे बात अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ में तनाव में है। इतना ही नहीं बल्कि ईरान सीमा से लगने वाला जो बलूचिस्तान का हिस्सा है, वहां पर भी अलगाववादी समूह लगातार उसे घातक चोट दिए जा रहे हैं। अब ऐसे में ईरान की अस्थिरता का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ना तय है। दुनिया में दहशतगर्दी के लिए कुख्यात पाकिस्तान के हुक्मरानों को शायद अब इतनी अक्ल आ गई कि वो इस हालात को समझ रहे हैं। जंग के हालात के बीच में यूएई ने जो पाक को कर्जा दे रखा था, उसका तकाजा भी अब तेज हो चुका है और अब तो यूएई के $3.5 अरब कंगाल पाक को चुकाने पड़ेंगे। वो कैसे चुकाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान में जारी जंग का असर पाकिस्तान में बलूचिस्तान की सुरक्षा से लेकर तेल गैस की उपलब्धता, देश के अंदरूनी स्थिरता तक पड़ रहा है। सालों से अमेरिका के नमक हलाली करने वाले पाकिस्तान के नेता इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। यदि ये जंग लंबी खिंचती है तो हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिवालियेपन की कगार पर खड़ा पाकिस्तान की उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान, लगातार अपनी सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन वहां पर तो हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की सरकार आम जनता पर अब गोबर टैक्स वसूल कर और भी ज्यादा दबाव बनाना चाहती है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए अब ये भी जंग एक तरह से गले की फांस बन गई है। इसके अलावा यहाँ पर शिया मुसलमानों की भी काफी अच्छी खासी आबादी है। अब ऐसे में पाक अगर अमेरिका के साथ में एक तरफा खड़ा दिखता है तो शियाओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है।
और इसके साथ ही पाकिस्तान ने पिछले एक दशक से सऊदी अरब के साथ में मजबूत साझेदारी बनाई हुई है। दोनों देशों के बीच में अहम रक्षा समझौते भी हुए हैं, जिसमें एक दूसरे पर हमले को दोनों पर हमला माना जाने वाला है। अब ऐसे में जिस तरह से ईरान लगातार खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है, सऊदी अरब को निशाना बना रहा है, डर है खाड़ी देश में भी इस जंग में सीधे तौर पर शामिल वो हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान तो गया। ये वक्त पाकिस्तान के लिए मुश्किलों का सबब लेकर आया, क्योंकि अब एक तरफ सऊदी अरब और दूसरी तरफ ईरान होगा तो पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर और शहबाज के लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईरान युद्ध में पाकिस्तान और उसके दलालों की या दलाली की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उसके पहले आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान को अमेरिका का दलाल कहा क्यों जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। असल में ईरान जंग को लेकर भारत सरकार की एक सर्वदलीय बैठक हुई थी और उस बैठक ने भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए और इस बात पर गहरी आपत्ति जताई कि भाई एक नाकाम देश, एक कंगाल देश, एक आतंक परस्त देश पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की एक भूमिका निभा रहा है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे सीधे बताया कि भाई पाकिस्तान तो दलाल देश है ही, और ये भी बताया कि पाकिस्तान की तरह भारत दलाली नहीं कर सकता। पाकिस्तान को दलाल कहने के पीछे बड़ी बात है। दरअसल उन्होंने जिक्र किया 1979 का, जब ईरान में ऐतिहासिक इस्लामिक क्रांति हुई और इसी क्रांति के दौरान तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरानी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया। 400 से ज्यादा दिनों तक अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बनाकर रखा, और ये इतिहास का वो चर्चित बंधक संकट था जिसने अमेरिका और ईरान के रिश्तों में हमेशा के लिए गहरी खाई खोद दी। इस पूरी घटना के बाद 7 अप्रैल 1980 को अमेरिका और ईरान के बीच में राजनयिक संबंध पूरी तरह से खत्म हो गए। दोनों देशों ने एक दूसरे से अपने दूतावास भी बंद कर दिए। सीधी बातचीत का कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धुर विरोधी देशों को भी संवाद का कोई ना कोई बैक चैनल या पिछला दरवाजा खुला रखना है। अब यहीं से उस व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे एस जयशंकर ने दलाली का नाम दिया था। 1981 में अमेरिका और ईरान के बीच में अल्जियर्स समझौता हुआ। इसके तहत तय किया गया कि दोनों देश एक दूसरे की राजधानियों में किसी तीसरे तटस्थ देश की राजनयिक संरक्षण में अपने इंटरेस्ट पर फोकस करेंगे। ईरान में अमेरिकी हितों की देखभाल का जिम्मा स्विट्जरलैंड के दूतावास को सौंपा गया, जो आज भी कायम है। वहीं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी ने ईरान के हितों की जिम्मेदारी शुरुआत में अल्जीरिया को दी, लेकिन 1992 में अल्जीरिया में जो गृह युद्ध हुआ, उस दौरान जब ईरान ने वहां के इस्लामिक धड़े का समर्थन किया तो अल्जीरिया ने ये जिम्मेदारी छोड़ दी, और जैसे ही अल्जीरिया हटा तो पाकिस्तान ने इस अवसर को लपकने की कोशिश की। अमेरिका में और ईरान का संरक्षक एक तरह से वो बन बैठा। तब से लेकर अभी तक कोशिश ये की जाती पाकिस्तान की तरफ से कि अमेरिका और ईरान के बीच के तनाव को, जब भी कोई ऐसा कोई तनाव हो तो उसमें पाकिस्तान मध्यस्थता निभाए, लेकिन ईरान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। आपको याद होगा कुछ समय पहले बाकायदा ईरान ने यह आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने उससे धोखे से तेल लिया, पाकिस्तान पर तो दया की थी ईरान ने। झंडे लगे थे पाकिस्तान के जहाजों पे और वो पाकिस्तान का तेल या जो झंडे थे वो सीधे अमेरिका को दे दिया, और इस बात का खुद जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया। डोनाल्ड ट्रंप जिसे तोहफे कह रहा था, असल में वो धोखा था, और ईरान ने इस बात को पकड़ा और पाकिस्तान की वादा खिलाफी से वो बखूबी जानते हैं, बखूबी ये कहा जाए कि परिचित है। अब सवाल ये, क्या पाकिस्तान को अमेरिका की दलाली भारी पड़ रही है? ईरान जंग नहीं रुकी तो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था क्या चौपट हो जाएगी? भारत पहल करे तो क्या मिडिल ईस्ट की जंग रुक सकती है? ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में पाकिस्तान से खास मेहमान भी कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर शेख नदीम। मेरे साथ में अमेरिका से पत्रकार कनेक्ट हो रहे हैं, अमर मस्तिकान जी। मेरे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर पाकिस्तान से एक और खास मेहमान कनेक्ट होंगे, राजा काशिफ। साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मालिक जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। सर, आप सभी का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। जो अभी हालात नजर आ रहे हैं उन हालातों को लेकर चर्चा करते हुए मैं मलिक सर आपसे शुरुआत कर रही हूँ। मुझे एक बात जरा समझाइएगा, आखिर क्यों पाकिस्तान की मध्यस्थता ईरान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता? क्यों भरोसा नहीं जताया जा रहा है? आखिर क्यों एक तरह से पूरे सिरे से खारिज करते हुए कह दिया है ईरान की तरफ से कि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते, वहां चर्चा नहीं की जाएगी? सर, ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। जी सॉरी जी। नैना जी नमस्कार, और सभी मेहमानों को भी मेरा नमस्कार।
देखिए, पाकिस्तान की मध्यस्थता को ईरान का अस्वीकार करना, उसके पीछे उसके बड़े कारण हैं जो समझ में आते हैं। आज के परिदृश्य को अगर देखें तो पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है जहां पे वो कोशिश कर रहा है कि मैं ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में लाइए। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा उनका इशू ये है कि जिस वार्ता को वो आगे बढ़ाना चाह रहे, उसका एक अहम हिस्सा है इसराइल। और इसराइल को ये तो फूटी आंखों देखना स्वीकार नहीं करते। तो इसराइल के बिना, इसराइल इस युद्ध को लीड कर रहा है और ऑलमोस्ट आधे का भागीदार है दूसरी साइड से। जब इसराइल किसी बात में शामिल नहीं होगा, उसके जो इश्यूज है वो एड्रेस नहीं होंगे, तो ये वार्ता का मतलब क्या रह जाता है, क्या आधार बनता है इसका। और इसके अगर कुछ बैठ भी जाते हैं, कुछ लोग साथ मंत्री संतरी बैठ भी जाते हैं, तो क्या इसकी सक्सेस के क्या रेट्स है, क्या संभावनाएं हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये बात यही, पहली बात तो खत्म हो जाती है, ईरान से पहले ही खत्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ईरान क्या कहता है, कि ईरान कहता है कि मुझे जो मेरी शर्तें हैं, उनके ईरान की 3-4 शर्तें अभी तक जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। जैसे कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ेंगे, और यहीं पे बात अटक जाती है दूसरी साइड से, अमेरिका कहता है छोड़िए। तो जब जो कि आज जो अस्त्र हथियार और जो टूल आज ईरान को एक तरह से मजबूत पक्ष पूरे विश्व के स्तर पर रख रहा है, आप कह रहे हैं कि उसी टूल को छोड़ दीजिए आप। तो ये ईरान कैसे इस बात को एग्री होगा, और ये पाकिस्तान कौन सी ऐसी जादू की पुड़िया निकालेगा को जो ईरान को मना लेगा कि आप छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, अमेरिका को मनाना पाकिस्तान की वशकुवत के बाहर है। अमेरिका से तो पैसा लिया हुआ है, और अमेरिका ने उनको एफएटीएफ लिस्ट से निकाल के और उनको तरह तरह के एहसान दिए हुए हैं, और इतना मदद किया हुआ है कि वो उनके खिलाफ मुंह नहीं खोल पाएंगे। ना ही मुनीर साहब की इतनी हिम्मत है, ना ही वहां की पीएम साहब की तो खैर औकात ही कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे वो स्टैम्प मात्र होते हैं। एक और एंगल होता है कि देखिए, मध्यस्थ वो कंट्री कराता है जो अपनी अप्रोच में न्यूट्रल रहे, जिसका पूरा इतिहास न्यूट्रलिटी का रहे, और जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई रहे इंटरनेशनल सभी कंट्री के बीच में। अभी पाकिस्तान को देख लिए, पाकिस्तान तो खुद एक आतंकवाद जनक, यानी जिसको टेररिस्तान का लेबल दिया गया है, वो खुद है। और पाकिस्तान के अंदर कितने टेररिस्ट है जिनको अमेरिका ने, जिनके ऊपर करोड़ की बाउंटी घोषित की हुई थी, हालांकि कुछ में से कुछ निकल लिए, कुछ अभी भी मौजूद है। कितने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं आज भी। मेरे ख्याल से हम अगर गिनेंगे तो लंबा हो जाएगा और डाइग्रेस हो जाएंगे टॉपिक से। जी, तो कहने का मेरा मतलब है कि कोई ऐसे क्रेडेंशियल्स होने चाहिए कि जब आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठे तो लोग आपकी बात सुने, आप डाके का काम नहीं करें। देखिए, फर्क होता है डाकिए में और मध्यस्थ कराने वाले में, फर्क होता है। एक फ्रेंड वो होता है जो बैठकर दोनों साइड की बात सुनकर उनको दोनों को कुछ ऑप्शन सुझाता है। एक फ्रेंड होता है कि इधर से सुनी उधर पास कर दी, उधर से सुनी उधर पास कर दी। जैसे कि अभी एक हफ्ता या 10 दिन पहले हुआ है कि 15 डिमांड का उन्होंने राइटिंग में एक राइटअप लिया और ईरान को पास कर दिया, ईरान ने उसको लिया और डस्टबिन में डाल दिया। ये कारण ऐसे हैं कि आप इस स्थिति के अंदर पाकिस्तान भले ही अपने आप को एक रेलिवेंट कंट्री दिखाने की पूरी कोशिश करे या कर भी रहा हो, जैसा कि आपने मेंशन किया कि अमेरिका वाशिंगटन डीसी के अंदर जो उन्होंने अल्जीरिया का स्थान लिया, वो कोशिश करता रहता है। देखिए, आप बात सुनिए नैना जी, पाकिस्तान की स्थिति वो है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब ये मनाएगा किस बेसिस पर मनाएगा, ऐसा कौन सा कारण ढूंढेगा या कौन सा कॉमन प्लेटफॉर्म ये इजाद करेगा कि जिसपे दोनों के दोनों पक्ष, मैं कहूंगा 3 पक्ष, क्योंकि कुछ चीजें अमेरिका के साथ इजराइल मानने वाला भी नहीं है। अगर आप इजराइल को करोगे तो इजराइल अपनी बातों को, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंशियल सवाल है। सऊदी को कैसे आप लाओगे उस लाइन पर? सऊदी ईरान रात भी ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी हैं सऊदी कतर में और वहां पर उनके गैस इंस्टॉलेशंस पर, कैसे आप मनाओगे इनको? बल्कि खाड़ी के देश तो आज की कहने लगे कि अब हमें लगता है युद्ध में आना पड़ेगा। जो जब पूरा का पूरा जीसीसी कंट्रीज को इतना नुकसान कर डाला है ईरान ने, तो आप कैसे उनको मनाओगे, कैसे हर्जाना दोगे? और सर, यही तो बात बड़ी गंभीर हो जाती है। मैं इसका जवाब एक बार ले लेती हूँ। मेजर शेख नदीम भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेजर शेख नदीम जी, देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कोशिश की जा रही है कि कहीं पर अगर थोड़ी शांति स्थापित हो जाए, लेकिन भरोसा ही नहीं कर पा रहा है ईरान भी। ईरान क्या, कोई दुनिया का कोई और भी देश भरोसा नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान पर अमेरिका के अलावा। कैसे पीस ब्रोकर बनेंगे आप, किस रूप में? ये तो बहुत डिप्लोमेटिक, ये कहा जाए एक बड़ा झटका हो गया ना। देखिए, आप लोग जितने बैठे यहाँ पे बड़े इल इन्फॉर्म्ड हैं। अभी एक्स के ऊपर जो है ट्वीट की है अब्बास नकवी साहब ने, और उन्होंने कहा है कि वी अप्रिशिएट पाकिस्तान एफर्ट्स एंड वी हैव नेवर रिफ्यूज टू कम एंड विजिट इस्लामाबाद फॉर मीडिएशन। ठीक है, ये उनके अल्फाज हैं। ये आज की ट्वीट है, अभी उन्होंने की है। उसके जवाब में उन्होंने फिर वहां पे लॉन्ग लिव पाकिस्तान भी लिखा है और पाकिस्तान का झंडे की वीडियो भी लहराई है। ये अब्बास नकवी साहब का एक्स पे ट्वीट बता रहा हूँ। जहां तक कर्नल साहब कह रहे हैं कि आप कैसे इजाद करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, एक साइड कुआं
भाई हम तो हैं ही चैलेंजिंग, हमारा तो जिंदगी ही चैलेंजेस पे गुजरती है, ठीक है ना। तो हम इंशाल्लाह इसमें भी आप देखेंगे कि इजाद करेंगे, जैसे आपके परमाणु बम का हमने जवाब इजाद किया, एक परमाणु बम, और आज कंधे पे रख के हम परमाणु बम फिर रहे होते हैं, और आपकी जो है ना वो रातों की नींद खराब हुई हुई है। तो इंशाल्लाह इसका भी हम जवाब निकालेंगे। जहां तक ताल्लुक है लोन का, या आप जो वर्ड यूज करते हैं दलाल दलाल, असल में आप लोग की जबान बहुत खराब है। पाकिस्तान में इसको इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सालिस, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मीडिएटर। तो आइंदा आप इसको अगर तहजीब याफ्ता है तो इसको इस्तेमाल करें और इसको इख्तियार करें। ये इस तरह की गंदी लैंग्वेज आप लोग इस्तेमाल करते हैं। दलाल क्योंकि आप लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और वहाँ वो लीगल भी है, टैक्स भी देता है दलाल। एनीवे, वहां तक ताल्लुक है लोन रिटर्न करने का, पाकिस्तान क्योंकि मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है, पाकिस्तान पार्टी नहीं बनना चाहता यूएई के साथ या दलाल किसी के शब्द साथ। आप उसे इतना तो गलत पाकिस्तान समझते हैं चाहता क्या? है, आप तो नाराज हो गए अगर दलाल शब्द का कोई मीडिएशन का अगर इस्तेमाल का अगर करे तो आप तो नाराज हो गए। मन में चोर है तो तकलीफ है। नहीं ना, देखिए यहाँ क्योंकि टेबल टॉक होती है, मैं कभी भी नाराज नहीं होता, ना कभी हाइपर होता हूँ, ना मैं ये घबराता हूँ इन चीजों से, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं सुकून से बात करता हूँ, जायज बात करता हूँ। आपको पसंद आए ना है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कर्नल साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आई रिस्पेक्ट दैट, मैंने कभी इस तरह से नहीं कहा, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। लोन हम इसलिए वापस करना चाहते हैं, एक तो उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, 6.5% ले रहे हैं वो हमसे, ठीक है, और रोल ओवर भी कर रहे हैं मंथली बेसिस पे। बात पूरी कीजिएगा शेख नदीम जी। मैं सैयद अब्बास अरागची का वो ट्वीट ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक। पिछले 5 दिनों में तो ऐसा कोई मेरे पास तो नजर नहीं आ रहा। वो डिलीट कर दिया गया या पाकिस्तान में कोई अलग तरह का आपके पास में सोशल मीडिया यहाँ पर पोस्ट नजर आता है एक्स का? अब अमर मस्तिकान जी कुछ कह रहे हैं। अमर मस्तिकान जी, है क्या ऐसा कोई ट्वीट? आया। हाँ, नहीं मुझे वो नजर नहीं आ रहा, वो डिलीट कर दिया गया या क्या? क्योंकि मैं अभी ऐसा ढूंढ रही हूँ तो मुझे उसमें कहीं पर नजर नहीं आ रहा जी। अभी थोड़ी देर पहले आया। अच्छा, देखा अभी आपने सुन लिया ना, देखिए माशाल्लाह। हाँ नहीं तो पता नहीं, वरना पर मैं क्यों मुझे आपको नजर ढूंढ के नहीं आ रहा दे रहा। वही Anyway, डिलीट हो गया या क्या है। चलिए, तो दूसरी बात ये कि देखिए हम उनका लोन इसलिए वापस करना चाहते हैं, एक तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, दूसरा वी डोंट वांट टू कीप, और हम पार्टी नहीं बनना चाहते कि बायस हो जाए यूएई की तरफ या इजराइल। जहां तक ताल्लुक है, इजराइल को तो हमने छोड़ना नहीं है इंशाल्लाह ताला, आप बेफिक्र रहें। इजराइल और इंडिया ये दो ही हमारे दुश्मन हैं, और इंशाल्लाह ताला ये दो ही हमारे टारगेट के ऊपर है। बाकी अमेरिका के साथ हम फ्रेंड स्टेट अलाई हैं, हम अमेरिका को वी आर ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि प्लीज स्टॉप इट यार, ये आप हरकतें ना करें, हमारे इस्लामी देश है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से कर्नल साहब के लिए बता रहा हूँ कि हमने टैक्टफुली दोनों को बैलेंस किया हुआ है, अमेरिका, सऊदी अरब एंड ईरान। तो ये देखिए यही बैलेंस है, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। और अब आप पता नहीं आपके यहाँ हिंदी में इसका क्या गंदा सा कोई जुमला होगा, मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश में और इसको डिप्लोमेसी कहते हैं, और हम उर्दू में भी इसको सिफारती जो है ना वो आदाब या सिफारती तस्वीरात या टैक्टिक्स हम कहते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हैं सर, और इंशाल्लाह ये कुआं खाई हम सब जम करेंगे, आप देखेंगे। और आप ये जो कह रहे हैं कि कौन सा जादू करेंगे, जादू भी हो जाएगा, इजाद भी हो जाएगी, एंड वेरी सून यू विल सी इंशाल्लाह ऑन द होराइजन, एवरीबॉडी विल सी इंशाल्लाह। चलिए, अगर आपको इतनी उम्मीद है, अगर इतना पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि दुनिया को दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन अपनी जनता को जरूर दिखाएं। आलोक सहाय जी शायद इस बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मैं बता दूं भू राजनीतिक विशेषज्ञ रजा काशिफ जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान से। राजा जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। आलोक सहाय जी, अब मुझे बताइए, ठीक है, अब यहाँ पर अगर अब्बास अरागची के इस ट्वीट को ऑल्दो मुझे नजर नहीं आया, हो सकता है कुछ और इशू हो, लेकिन दूसरी तरफ खबरें जो जिस रूप में सामने आई, बार बार ये कहा गया कि पाकिस्तान ने जिस तरह से पहले धोखा दिया था, तेल पाकिस्तान ने अपनी आवाम के नाम पर लिया और पहुंचा दिया, गिफ्ट कर दिया अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात कही, ईरान ने तब भी कहा था कि ये धोखेबाजी है, दगाबाजी है, और पाकिस्तान पर हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के प्रति इन्फ्लुएंस और जो उसकी हमेशा से फितरत रही है वो बड़ा ट्रैप हो सकता है। नैना, मेरा नाम आशीष है, ग्रुप कैप्टन आशीष साहब। कोई बात नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा कि सीरियस चीजें मेजर साहब को भी समझ में आता होगा। दलाली वर्ड चलिए हटा देते हैं, आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये जो मीडिएशन की बात है ना, ये ऑफिशियल होता है मेजर। अगर आप तीनों एजेंसीज को, दैट इज तीनों वॉरिंग फैक्शंस, इजराइल, अमेरिका और ईरान, तीनों के साथ अप्रोच करते कि हम मेडिएट करना चाहते हैं, क्या आपको एक्सेप्टेबल है? जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को अप्रोच किया कि हम पाकिस्तान की धरती पे आपकी मीटिंग करा सकते हैं, लेकिन वो भूल गए कि यही ईमेल या यही व्हाट्सएप उनको ईरान को भी करना था। जब तक आप तीनों वॉरिंग पार्टीज को मेडिएशन के लिए इंडिविजुअली एग्री नहीं करा लेंगे इस्लामाबाद में आने के लिए,
तब तक ये बेवकूफी भरा कदम है, इमैच्योर। आपको कुछ नहीं मालूम है प्रोटोकॉल आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, कि सिर्फ अमेरिका को बोल दिया जी। ट्रंप साहब को भेजने, ईमेल भेजने में भी शायद वो एलिवेटेड फील करते होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, और भूल गए कि इजराइल और ईरान को भी इसी तरह का बायलैटरल पहले एक कम्युनिकेशन होता है। अगर वो एग्री कर, बात सुन लें, तब हम इसमें बोलते कि हम मेडिएट करेंगे। अगर आपको सिर्फ वो करना था कि हाँ अमेरिका के जो पॉइंट्स हैं साहब हमें दे दीजिए, हम ईरान तक डिलीवर कर देंगे, जो कि एक्चुअली हुआ है। और उस पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बोला है, ईरान के अब्बासी साहब सिंसियर आदमी है, वो जो भी बोलते हैं सोचा समझा, ही इज अ सीजन्ड गाय। तो उन्होंने स्पेसिफिक बोला है कि हम पाकिस्तान में मेडिएशन को, पाकिस्तान की धरती पे नहीं आएंगे बात करने। उन्होंने कयास नहीं लगाया कि पाकिस्तान मेडिएट कर रहा है, बिकॉज मेडिएशन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ओके नहीं लिया तीनों वॉरिंग पार्टी से। एक पार्टी इजराइल को तो आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, तो हाउ कैन यू मेडिएट जब आप इजराइल को मानते ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है। तो मेडिएशन वर्ड पहले ही आपने गलत सोच लिया। आपने सिर्फ एक इंटरमीडिएट जो कि एक चिट्ठी पहुंचा दे, और अब ईरान ने उस चिट्ठी के एक एलिमेंट में जिसने आपने ये बोला है कि आप बातें करने इस्लामाबाद आ जाइए, उसको ईरान ने ऑफिशियली मना कर दिया है। इसी के सफाई में वो जो जिस आप मेल की बात कर रहे हैं जो आज अब्बासी साहब ने अभी दिया है, उन्होंने कहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल अगर ऐसा कहता है कि पाकिस्तान मेडिएशन करना चाहता था, तो शायद उस बैकग्राउंड में वो कह रहे हैं कि हमको इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान में नहीं करना चाहते हैं, दोहा में करना चाहते हैं। उनके कुछ रीजंस होंगे, क्योंकि आप बीच में 3 बार आपकी हाई पावर डेलीगेशन सऊदी अरेबिया गई है। उन्होंने कहा है कि वी अप्रिशिएट पाकिस्तान एफर्ट एंड हैव नेवर सेड and have never refused to visit Islamabad for mediation, and we appreciate Pakistan's effort. Moreover, उन्होंने आगे ये कहा कि we have definitely concerned that we and for the terms that we want to have conclusive and lasting end to this illegal war that has been imposed to Iran. ये यहाँ पे उन्होंने खत्म किया है, और फिर उन्होंने लिखा है कि लॉन्ग लिव पाकिस्तान, और उन्होंने शेयर किया पाकिस्तान का झंडा जो तेहरान में लगा। ये मैंने आपको खुद रिपीट कर दी इंग्लिश के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जी मान गया। तो मैं ये कह रहा था कि मेडिएशन एक ऑफिशियल ट्रैक है, मेडिएशन इज ऑफिशियल ट्रैक, जिसमें सारी वॉरिंग पार्टी, आप सिर्फ ईरान से बात करेंगे मेडिएशन नहीं होगा, आप सिर्फ अमेरिका से बात करेंगे मेडिएशन का मतलब तीनों वॉरिंग पार्टीज को एक टेबल पे लाके कुछ बातचीत करना, और उसमें आपकी तरफ से कुछ सजेशंस कि हम ये चाहते हैं कि ईरान मिसाइल प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दे, लेकिन 400 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम इस्लामाबाद भेज दे, या मॉस्को, कुछ ऐसे नहीं, सिर्फ चिट्ठी को इधर से उधर पहुंचाना विदाउट योर कमेंट्स, योर रिकमेंडेशंस, उसको मेडिएशन नहीं बोलते मेजर साहब, पहली बात। दूसरा, ईरान ने पाकिस्तान आने से मना क्यों किया? मेरे को मेजर मुझे खत्म करने दे। पाकिस्तान आने से ईरान को ग्रेस क्यों है? क्योंकि आपने 3 बार पिछले 34 दिनों में सऊदीया का विजिट किया है, हाईएस्ट लेवल पे सऊदी विजिट किया है, और सऊदी के ऊपर ईरान हमले कर रहा है। तो क्या आपने सीबीएम के तहत ईरान को बताया कि आपने सऊदीया से क्या बात की? उनके डिफेंस पैक्ट के तहत उनके यहाँ जो एयर डिफेंस आप करने वाले हैं, उसमें ईरान की मिसाइल्स को मारेंगे, या ईरान के अंदर घुस के इनकी जो मिसाइल की क्षमता उनको तोड़ेंगे सऊदी को बचाने के लिए? तो अपैरेंटली देयर इज अ वेरी सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन आईआरजीसी एंड योर स्टेट। तो उनको लगता है कि भाई ये सऊदी में जाके पता नहीं क्या बात करें। इसी बात से मेजर साहब यूएई ने नाराज होके कि हमले तो हमारे यहाँ सऊदी से ज्यादा हुए हैं, लेकिन आप सऊदी के यहाँ तो विजिट कर रहे हो, लेकिन यूएई को किनारे कर रखा है, उनके अटैक के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तो मेरा $2 बिलियन लौटा दो तुम। तो इस बातों को आपके यहाँ जो लीडरशिप है, यूएई का इब्राहिम पैक्ट है इजराइल के साथ, बहरीन का, उनका आपस का डिफेंस पैक्ट भी एक तरह से इजराइल से, तो हमारे साथ उनका कोई ऐसा पैक्ट नहीं है कि हम वहां पे जाएं। हाँ, सऊदी अरब हम इसलिए गए कि उन्होंने उनके एम्बेसडर्स को एक्सपेल किया, तो हमने वी वेंट देयर एंड वी मेक देम अंडरस्टैंड कि प्लीज आप इस चीज को सीरियस ना लें। इसके अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी हैं, जैसे इंडिया करता है पाकिस्तान के खिलाफ, इसी तरह से इजराइल कर रहा है। कल भी आप देखिए कि ट्वीट उन्होंने किए, उन्होंने कहा है कि हमने रियाज के अंदर अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक नहीं किया, यानी कि अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक था, रियाज के अंदर उन्होंने डिनाई किया, और ऑफिशियल साइट से उन्होंने ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नहीं भेजना है, हमने लिखा ये एक फॉल्स फ्लैग है। एंड रिजल्ट ये हुआ कि आपकी लीडरशिप ने ईरान का, सऊदी का और यूएई का, तीनों का ट्रस्ट एक बार में खत्म कर दिया। ईरान कहता है जी हम किसी तीसरी जगह पे बात, ये लेटेस्ट बात कर रहा हूं पिछले 24 घंटे की, कि अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सही डाला है, और उनकी मान के चलेगी वॉल स्ट्रीट जर्नल और अल जजीरा एक दूसरे के साथ ग्लव्स, हैंड्स इन ग्लव हैं,
तो उन्होंने अगर ये मैसेज दिया है ईरानियन लीडरशिप से, तो इसका मतलब यूएई नाराज है आपसे कि मेरे जी $2 बिलियन लौटा दो जो अभी तक रोल ओवर हो रहे थे। और आपकी जानकारी के लिए, आपको ये 30 सेकंड्स मोर, आपकी जानकारी के लिए, आईएमएफ का जो आपके पास लोन है वो इसी कोलैटरल पे मिला हुआ है कि चाइना, यूएई एंड सऊदी, चाइना, यूएई एंड सऊदी आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके रखते हैं, क्योंकि आपकी टोटल फॉरेक्स रिजर्व $15 बिलियन है। पाकिस्तान की टोटल फॉरेक्स रिजर्व $15 बिलियन है। अगर आप पैरेलल्स ड्रॉ करना चाहें तो इंडिया की करीब $700 बिलियन है। तो उसमें से अगर $2 बिलियन अचानक आपके प्रधानमंत्री आज बोलते हैं कि जी हम दे देंगे, तो उनको नहीं पता बजट मैनेजमेंट, इकोनॉमी, आपकी जीडीपी 4.2 है और इन्फ्लेशन 7.5 है, जो कि ठीक उल्टा होना चाहिए। हमारी 7% जीडीपी है और 4.5 इन्फ्लेशन है। इकोनॉमिक्स का जो एबीसीडीपी मेजर सब जानता होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एज अ स्टेट आपकी कुछ पॉलिसीज में इतने मेजर एरर्स हैं कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान के नजरिए से थोड़ा ऊपर उठ के अपनी जनता के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, योर कंट्री इज लिविंग बियॉन्ड मींस। आशीष सहाय सर, बात ये है कि अगर पॉलिसीज की बात है तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है ना, उन्होंने तो वहां के जो किसान है अब उनसे गोबर टैक्स वसूलने की अब बात कह दी है। इससे ज्यादा और बुरी हालत क्या होगी कि बेचारे तो पहले ही महंगाई की बात में थे। यहाँ पर भले इस बात पर हंस रहे हो नदीम जी, लेकिन इस बात को आप जरा समझिए, पाकिस्तान की जनता पर किस तरह से क्या नीतियां थोप रहे हैं आप ये चलिए, आपको एक बड़ी पॉजिटिव बात है, आपको लग रहा होगा कि अभी अगर अब्बास अरागची ने जिस रूप में ट्वीट किया, लेकिन एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने एफर्ट्स का शुक्रिया कहा है। मीडिएशन या मध्यस्थता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिसका अर्थ होता है दलाल, जो आपको गलत लगता है। उन्होंने एफर्ट्स कहा है, लास्टिंग एंड टू द इलीगल वॉर पर जोर दिया। समझिए जिस तरह का उनका है, क्या ये असल में मीडिएशन एक्सेप्ट करना है या फिर ये सिर्फ एक तरह से पोलाइटनेस को अंजाम देने वाली बात है? अमर मस्तिकान जी, और ये यू टर्न की आखिर क्या वजह नजर आती है? क्या ये सिर्फ पोलाइटनेस दर्शाने की कोशिश की जा रही है? जी आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखें, इनके जो मीडिएशन की बात है पाकिस्तान की, वो जो कहावत है कि पास नहीं पहिया कलकत्ते चले सैया, ये वही मामला है। आप देखें, इनको जो है यूएई ने कहा है और इन्होंने वायदा किया है यूएई से कि हम 450 मिलियन आपको 11 अप्रैल को देंगे, $2 बिलियन अप्रैल के 17 को देंगे और $1 बिलियन अप्रैल के 23 तारीख को देंगे। अब मुझे पता नहीं है कि ये डॉलर कहाँ छापेंगे, लाहौर में छापेंगे या पिंडी में छापेंगे, कहाँ छापेंगे मुझे समझ नहीं आता है कहाँ ये अफगानिस्तान से मंगाएंगे। दूसरी तरफ जो चाइना है, चाइना ने कहा है कि हमारे जो आपने पैसे लिए हुए हैं $210 मिलियन उनकी यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप के, उन्होंने डिमांड किया है कि वो हमें दे दें। तीसरी जानिब सऊदी अरेबिया के तरफ से भी, क्योंकि इन्होंने हज़ारों जो अपने पंजाबी भेजे हुए थे वहाँ पर मुफ्त के खाना खा रहे थे, अब वो कह रहे हैं सऊदिया के भाई आए हमारे लिए लड़े। अब ये कहाँ लड़ेंगे तो नहीं, अगर लड़ेंगे तो पूरे पाकिस्तान में जो 5 करोड़ शिया है वो इनको कच्चा चबा जाएंगे। ये अब फंसे हुए। देखें, ये उस रोज़ बात कर रहे थे कि हमें बहुत अच्छा तरीका आता है, हम 5 जो किश्तियों पे सवार होते हैं, आप 5 नहीं 10 किश्तियों पे भी सवार हो जाएं, लेकिन आपको अपने उधार तो देना पड़ेगा। अब आपका क्या बनेगा? बात सही है, इंडियन उधार तो हम देंगे, उधार हम वापस करना चाहते हैं क्योंकि अब इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो हम वापस करेंगे। मेजर शेख नदीम जी, इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग हो रहे हैं तो अपने किसानों को कम से कम गोबर टैक्स तो मत वसूलिए। बेचारे उन गाय भैंसों का क्या कसूर है जो पाकिस्तान की धरती पर है? कम से कम आप उनके गोबर को तो बख्श देते सर, कुछ तो रहम करते सर। पाकिस्तान की आवाम को तो जरा सा नहीं समझे, कम से कम गाय भैंसों पर तो जरा सा सोच लेते। बिल्कुल सही है, वो गोबर पे जो टैक्स लगाया है उस गोबर पे टैक्स लगाया है जो हम इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से गाय के गोबर की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो हम वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पे टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये इंडिया जाए। मतलब आप ये मान रहे हैं मेजर नदीम जी, आप ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान या तो आतंकी एक्सपोर्ट कर सकता है या तो गोबर ही एक्सपोर्ट कर सकता है, इसके अलावा आप ना कुछ बना सकते हैं ना ही इससे ज्यादा की कोई क्षमता। मतलब क्या है ये? अच्छा, नाराज मत होइएगा, मैं थोड़ी सी आदत है, मैं लाइटर बोर्ड बात कर रहा हूँ,
नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब कुछ यही क्षमता है क्या? मैं राजा काशिफ जी का रुख करूँ मैं, लेकिन उसके पहले शायद यहाँ पे एसके मलिक जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर अहमद मस्तिकान जी कभी आ रही हूँ जी। मैम वो एक रतन छूट गया इनका एक्सपोर्ट का, गधा, जो इनको गधा एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके बारे में ये मशहूर है इनका पाकिस्तान का मशहूर एक्सपोर्ट। और पाकिस्तान के यूट्यूबर, हाँ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ना उछल उछल के बोलते हैं हम गधे एक्सपोर्ट करते हैं। नैना जी एक चीज बताएं, देखिए जी जी जी। आपको ये मेजर साहब, नहीं मेजर साहब आपको ठीक है, आपको आपकी मेडिटेशन मुबारक, और हम चाहते हैं शांति जल्दी से आए, हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं है। सुनो मेरी बात, आपका जो हिंदुस्तान प्रेम है ना, ये कि हमारी दुनिया में दो ही दुश्मन है, आपने कहा कि इजराइल एक भारत, आप ठीक है आप चलते रहिए, ना आपकी पुश्ते पर रहेंगी ना हम, और ना ही आगे आने वाली पुश्ते रहेंगी। हिंदुस्तान भी यही रहना है, इजराइल भी यही रहना है। आप लोग वो चीज हो कि जिसकी जड़ में जो आप अच्छे खासे एक सुंदर से पेड़ की जड़ में ना मीठा चाशनी डालते रहते हो, वो लोग हो। और सबसे लेके पैसा पकड़ लेते हो, पैसा पकड़ के फिर दुनिया की चापलूसी करते हो। और देखिए अमेरिका इतना बेवकूफ नहीं है, जो पैसा दिया है ना मुनीर साहब को, एक एक पैसा निकाला जाएगा, एक एक और उसका हिसाब दिया जाएगा। और मेरी बात यह है कि हम लेके भागते नहीं है, हम वापस करते हैं, वापस करेंगे सर, लेके नहीं भागेंगे। आप पकड़ते क्यों हो चोरी छुपे, बैकडोर से पैसा लाते क्यों हो आप? आपकी जरूरत क्या है? आपका देश इतना है, अपने देश को क्यों नहीं बनाते? ये हमारी वीकनेस है, ये हमारी वल्नरेबिलिटी है, वीकनेस है, पुअर गवर्नेंस है, इकोनॉमी बिल्कुल फ्रेजाइल है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मसला है, बिल्कुल ये चीजें हैं। लेकिन डिफेंस में आप कभी हमारे साथ पंगा मत लीजिएगा, ये ध्यान में रखिए। मेजर साहब सुनिए, आपको बता दूंगा कहाँ वीक है और कहाँ हम तगड़े। देखो पंगे वंगे आप हमें मत सिखाइए, पंगे वंगे आप हमें मत सिखाइए। आप तो 71 भी जीत चुके हो, 65 हिंदी में आप लोग पंगा बोलते हैं तो मैंने ही बोल दिया। नहीं आप हमें पंगा मत सिखाइए। अभी बालाकोट भी याद कीजिए, वो भी खैर आप ही जीते हो। आप अभी सिंदूर हुआ था, वो भी आप ही जीते हो। आप तो दुनिया में सर्व विजयी लोग हो, आपका क्या कहना? दुनिया पे जो दुनिया के 9 रत्न है उसमें से एक रत्न तो आप ही हो। नहीं सुनो, पाकिस्तान अपने आप में एक कर्ज कंट्री है, स्टेट ऑफ डिनायल है, स्टेट ऑफ डिनायल है। कभी इन लोगों ने अपनी कमियों को ना माना ना पहचाना, और आज इंटरनेशनल में सब देखिए, वी आर रियलिटी फॉर इंडिया। आप पीस की तरफ आए, हम भी पीस की तरफ आएंगे। हम तो पहले बढ़ना चाहते हैं पीस की तरफ। हम चाहते हैं कि इस रीजन में पीस हो। और अब ये 98 में जो अमेरिका ने जो काउंटर बैलेंस किया था ना अमेरिका ने, अभी जो आपके जो सो कॉल्ड नूर खान एयरबेस पे एक ही मिसाइल लगी थी, क्यों फिर पाकिस्तान अमेरिका के कैसे वहां पे बवाल कर दिया? कैसे आप लोग उछलने लगे? आप लोगों को तो एक किले जिसमें नूर खान बेस में आग लगी, उसमें आप लोगों को जाने की अनुमति तक नहीं है। और पाकिस्तान तो आप तो एक कस्टोडियन है, क्योंकि रशिया को देखते हुए, चाइना को देखते हुए आप तो एक जगह का यूज किया जा रहा है आपका। तो जी तो नैना जी लेकिन रजा काशिफ का मैं रुख करूं, लेकिन मेजर शेख नदीम आप जो बात यहाँ पर कह रहे थे पीस की, आप पीस ब्रोकर बनने की कोशिश करें, लेकिन मुंह पे बोली और हाथ में गोली से काम थोड़ी ना चलेगा। जब जब हिंदुस्तान ने भरोसा किया उस बार हर बार क्या पीठ में खंजर ही घोंपा गया है और कोई बात नहीं है ना। इसीलिए कैसे अब बातचीत नहीं होती, हिंदुस्तान ने पानी बंद कर दिया तो बौखलाहट नजर आ गई, हर बार मौके दिए, डॉजियर दिए, कितनी बार पीस की बात हुई, पहल तो हमेशा हिंदुस्तान की तरफ से की गई। लेकिन रजा काशिफ जी आपसे मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ, ये हथियार दिखा रहे हैं आप मेजर शेख नदीम बीच चर्चा के बीच में, यही पहचान है। देखिए यही हिंदुस्तान हमेशा शांति की बात करता है, सफेद झंडे की बात करता है, आप हथियार दिखा रहे हैं मेजर शेख नदीम। नहीं हम फेंक दिया, क्या फेंक दिया? हम तो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, इसीलिए तो फेंक दिया। ये साथ रखता हूं मैं, किसी को भी उड़ाना हो तो, लेकिन मैंने फेंक दिया कर्नल साहब के लिए कि अमन करे, शांति करे, आ जाए, दोस्ती करे, खत्म करे। क्या हम लोगों ने लगाया वो इस रीजन में 5-6 गुना। क्या नाम है स्टॉप का? नहीं, शर्म लिहाज डूब के मर जाओ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आप शर्म। अरे मेजर साहब यही औकात है क्या? यही औकात है? आइए जरा, नहीं यही औकात है, जरा चला के दिखाओ। ना आप लोग, अरे सुनो मेरी बात, आप लोग अरे उछलने वाले आप सिर्फ उछलते हो, और तुम्हारी उछल कूद को हम पकड़ के घड़े के ऊपर बंद कर देते हैं। ये तुम्हारी उछल कूद है ना, ये उछल कूद पे हमने ताले लगाए हैं, भारत ने हमने तुम्हें अपनी पोजीशन में डाला है। अरे तुम्हारी सुनिए ये जो हथियार उठा रहे ना, अरे सुनो अरे मेजर साहब सुनिए ये हथियार ना मेरे प्रदेश के अंदर बच्चा लेके घूमता है।
बच्चे लेके घूमते हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप हमें? मैं यूपी से आता हूँ, यूपी के अंदर जो बच्चा 4 साल का होता है ना, उसके हाथ में आ जाता है, समझ गए? और 2 मिनट के अंदर ऐसा है, इस गन को अपने पास रखिए। ये पड़ा हुआ था। नहीं आप वेरी इमैच्योर मेजर। छोटी चीज है, आप एटम बम लेकर आइए, वो पाव वाला, 1 पाव का एटम बम अपने पॉकेट में रखिए। अरे वो 100 ग्राम का एटम बम लेंगे ना, वाला। मालिक सर, मुझे लगता है कि ये बात समझाना भी बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी मेजर शेख नदीम को, अगर ये समझाने की अगर बात जरूरत पड़ रही है। आप जिस डिबेट में बैठे हैं, आशीष साहे जी भी कुछ कह रहे थे। जी। ग्रॉसली इमैच्योर एंड एक्सट्रीमली शेमफुल मेजर नदीम, आपने आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग को वायलेट किया है। इस तरह से मीडिया पे बैठ के हथियारों का, खिलौनों का डिस्प्ले, वेरी इमैच्योर, नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ आर्मी गाय। अमर मस्तिकान जी भी कुछ कह रहे थे। अमर मस्तिकान जी, यही तो एक तरह से फितरत है जी। दोस्ती के लिए देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इनको आदाब हुक्मरानी नहीं आती है, इन पंजाबी मुसलमानी जिहादियों को। इस वजह से पाकिस्तान का मुंह इतना काला है। ये पाकिस्तान के हुक्मरान ये लोग बने हुए हैं, इनकी घटियापन आप देख ले। इनके 93,000 फौजियों के साथ जो इनके बंदूकें और पतलूनें भी निकाली हुई थी, उन्हीं लोगों को ये हथियार बता रहे। इस किस्म से बेशरम लोग हैं ये यानी पिटने के बाद उस पिटाई को भूलकर इसके लिए हथियार नहीं फेंका है, इसके लिए मेरे पास पड़ा हुआ है। ये कोई तरीका होता है कि मीडिया पे बैठ कर, इसके लिए हमने रखा हुआ। इनके आप देख ले जनरल ये आसिम मुनीर घटिया तरीन, जिसने कहा कि मैं हार्ट स्टेट करूंगा। आप अपने आवाम के खिलाफ, अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के जो है उसके खिलाफ, देखिए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इनके मुल्क का इमरान खान है, उनके साथ इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने पश्तूनों के इसको बोले तभी से बात करें। मेजर शेख नदीम, आप सोहेल आफरीदी कभी उनको ये कहते आप हथियार दिखा रहे हैं और आप दूसरे से तमीज की आप उम्मीद रख रहे हैं। मैं कैसे किसी को बोलूं, किस मुंह से बोलूं? रजा काशिफ जी, आज तक ऐसा डिबेट में तो कभी नहीं हुआ। ठीक है, मौखिक तौर पर तमाम बातें हो, लेकिन अगर बीच डिबेट में इस तरह से अगर हथियार दिखाए जाएं तो किस तरह से? और आप पीस ब्रोकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हथियारों के दम पर मध्यस्थता करते हैं क्या? जी मैं बात करूं, बुनियादी बात जी मेरी आवाज आ रही है? जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात वाकई ठीक कह रहे हैं कि इस किस्म की वेपन दिखाना, या ये चूंकि डिबेट जो होती है वो एक पढ़ा लिखा मीडियम होता है, और ये एजुकेटेड या मीडिया बहरहाल एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड चीज है, और यहाँ पे बैठ के हम वो बात करते हैं जो होने वाली हो। और दूसरा ये कि ये कह देना कि इजराइल और जो है या यहूदी और भारत हमारा दुश्मन है। बुनियादी बात यह कि 2 स्टेट्स हैं, स्टेट टू स्टेट हर चीज चलती है, उसमें ना दोस्त होता है कोई, ना दुश्मन होता है कोई। और इंडिया से हमारी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी दोस्ती है। हमारा टाइम टू टाइम डिप्लोमेसी चलती है, उसमें कभी अच्छे हालात होते हैं, कभी नहीं होती हैं, लेकिन कभी एज अ स्टेट पाकिस्तान ने कभी एज अ स्टेट फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हमने ना इजराइल के बारे में ये कहा, हाँ हमने ये कहा कि इजराइल को फलस्तीनियों को राइट्स देने चाहिए, ये बात हम करते हैं। और यहूदियों के बारे में भी कभी हमने नहीं कहा कि वो बुरे हैं या अच्छे हैं। हर इंसान, हर स्टेट अगर दूसरे का राइट लेके चले वो बिल्कुल जायज है, और यहूदियों के बारे में हमारी कोई राय गलत नहीं है। और एज अ यहूदी, एक आम यहूदी बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, एज अ इजराइल जो एक स्टेट है उसके इश्यूज हैं कि वो वहां पे जिसको कहना चाहिए कि पीस लेके आए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक नहीं आता, पाकिस्तान एज ए स्टेट उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसके अलावा हम उसके बारे में कोई गलत बात नहीं करते। दुश्मन का लफ्ज हम किसी स्टेट के बारे में भी नहीं करते। और ये पाकिस्तान की एज अ स्टेट इंटरनेशनल रिलेशन की बेसिक राइट्स की रूल्स हैं, जनीवा कन्वेंशंस हैं। आप चाहे जो भी आप पैक्ट देख लें, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। और हेट स्पीच पाकिस्तान से अगर हो रही है तो मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मेजर नदीम, आपके इस नहीं, बात पे हंस रहे हैं। मैं उस पे मादत करता हूं। देखिए मैं बहुत एक तो ये जाती है कि हमेशा आप मुझे अकेला बनाती है, मैं अकेला इन सारों से फाइट करता हूं। अच्छा, पाकिस्तानी दिखा के इंडियन बिठा देती हैं आप। अच्छा, मुझे अकेला
तो कम से कम मेरे साथ भी कोई एक आध कोई महिला है या कोई बंदा तो दिया करें। अरे रजा काशिफ जी पाकिस्तानी हैं, आपके पाकिस्तानी भाई हैं भाई वो। मैं जानता हूँ इनको, ये किस तरह कितने पाकिस्तानी हैं, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कम से कम इनकी जगह कोई महिला ही दे देती मेरे साथ कोई थोड़ा बहुत। दूसरा ये कि इनको महिलाओं का शौक है, तो इनको शोबिस में आप किसी शोबिस प्रोग्रामों में बुलाया करें, करंट अफेयर वाला नहीं है, महिलाएं वहां इनको मिलेंगी और फिर ये खुश भी रहेंगे। आप इनको करंट अफेयर में बुला रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ज्यादती है, और मैं समझता हूँ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैं बात पूरी कर लूं, मैंने बात मेजर शेख नदीम जी वो तो बात तर्क की करें, आपको क्यों उनकी बात पर आपत्ति हो रही है? वो तो बता रहे हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी क्या है। मैं आ रही हूँ साहिर सर, वो तो बता रहे हैं ना कि आखिर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी क्या है। तो देखिए पाकिस्तान क्या, दुनिया की हर स्टेट की जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है अपने सिविलियंस को समझने नहीं की जरूरत मानते है। हैं। नहीं मैं बात पूरी कर लूं। रूलर है इनका, यही इन्हीं के गलतियों से आज पाकिस्तान इस जगह पे पहुंचा है। वो मुनासिब बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो है जिहादी बेवकूफ इंसान, आपको कहां से तमीज सीखना करे, तमीज सीख के आए करे टीवी के ऊपर। शुक्रिया रजा काशिफ जी। अच्छा मैं एक और चीज भी आपसे वो कर दूं, जो हमारे साथ अभी मेरे साथ ये स्क्रीन पे एक और साहब हैं, इनकी भी इंफॉर्मेशन के लिए ले आऊं कि आप हर बात में पंजाबियों को गालियां भी दे देते हैं। आपको पता है पंजाब से अगर आपको नहीं सुन ले मेरी, आप बाकी सुनने वालों को शायद पता ना हो, इसी पाकिस्तान में पंजाब में बलोचों का जो हुमायूं था, अकबर का बेटा, जो हुमायूं था, हुमायूं के साथ मीर चाकर रिंद की आमद हुई थी ईरान से, ठीक है, और उसी मीर चाकर रिंद की जो कब्र बनी हुई है वो उकाड़ा पंजाब में है। और पंजाब में इतनी बड़ी तादाद में बलोच आबाद हैं जो अपने आप को सराइकी कहते हैं, और वो सारे बलोच हैं, और लगारी हो, मजारी हो, और किसी पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। और सिंध में पंजाबी जिहादियों के लिए कहते हैं, पंजाबी जिहादियों के लिए जिहादी ना। अब पंजाबी जिहादी इससे पहले ये कोई लफ्ज यूज नहीं किया। नहीं आपने जिहादी आपके साथ बैठे हुए ना, ये जो जिहादी नहीं आप सुन लेना, आप उनके देखिए आप वो नाम लेके, नहीं ये पंजाबी नहीं है ना, सुन ले जिनको आप कह रहे हैं। देखे मेरे राजा भाई, राजा साहब मेरी एक गुजारिश सुन ले, मेरी एक गुजारिश सुने। देखें अभी भी हमारा ख्याल है कि आपका प्राइम मिनिस्टर अगर कोई होता, नवाज शरीफ होना चाहिए था। उसका भाई तो बिल्कुल आर्मी वालों का जो है प्यून है, उसके भाई को क्यों बनाया है? नवाज शरीफ अच्छा इंसान था, उस बेचारे को क्यों नहीं बनाया? ये कहां का इंसाफ है? बताएं मुझे। अच्छा मैं बताता हूं। अच्छा देखिए पॉलिटिकल सिस्टम में एक पार्टी होती है और पार्टी डिसाइड करती है कि कौन शख्स प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उन्होंने शायद खाकान अब्बासी को भी बनाया, आप कहेंगे वो भी गलत है। अच्छा एक और बात भी कर दूं कि देखें पार्टी किसको लेके आएगी, आप ये कहना कि अच्छा दूसरा ये कि पाकिस्तान आर्मी और फील्ड मार्शल बड़े ही रिस्पेक्टेबल, बड़े अच्छे इंसान है। आप ये देखें इंडिया में आपने 71 की बात की तो फील्ड मार्शल मानेक शाह ने बांग्लादेश बनाया और इंदिरा गांधी वहां पे वो चिकन नेक के ऊपर उसको चौड़ा करना, वहां पे ज्यादा जमीन लेना भूल गए। आज आपके चिकन नेक आपके कभी गले पड़ जाता है। तो कहने का मकसद कि इंडियन नैरेटिव आप देखें कि इंडियन आर्मी एक टेररिस्ट आर्मी है। आप उसको कहें ना कि उन्होंने रजा काशिफ आपका कोई कंपैरिजन, माय ब्रदर मेरी बात सुनो। रजा काशिफ ये तुम कह रहे हो ना, ये तुम्हें वो चूर्ण खिलाया गया है जो एक्चुअली हमारे खिलाफ जहर का आधार बनता है। सुनिए मेरी बात, इंडियन आर्मी वो है कि जो किसी भी नेशनल कैलेबर लास्ट बैशन हमारे देश का है और खड़ी रहती है। और आज जो कश्मीर के जो लोगों का दिल जीता है ना, वो इंडियन आर्मी की वजह से है। इंडियन आर्मी ही है जो कि एक बच्चे तक अप्रोच करके उसको कहीं भी सभी निकाल के लाती है और उसके माँ बाप को सौंपती है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इंडियन आर्मी ही है जो पूरी दुनिया में पीस कीपिंग फोर्स का लार्जेस्ट हिस्सा है, लार्जेस्ट परसेंटेज हम कंट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे सूडान हो या अमेरिका हो या क्यूबा हो, कहीं भी ले लीजिए आप। इंडियन आर्मी ही है जिसका इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में पीस कीपिंग फोर्स से लेके श्रीलंका से लेके और जितने आतंकवादी मिशन के खिलाफ हमारा योगदान है, इंडियन आर्मी ही है जिसने पाकिस्तान की ऐसी तैसी की। और इंडियन आर्मी ही है जिसने आपको धूल चटा के आज इतनी जहर करने पर मजबूर किया है।
अगर इंडियन आर्मी इतनी मजबूत ना आपने नेवल होती, चीफ का बयान सुना है आपने? आपने नेवल चीफ का बयान सुना है? मेजर साहब सुनिए, हम सुनिए, मिनट्स ऑफ इट, वी वर मिनट्स ऑफ इट, सर ये को बात है। आप डेली उछलते हो, डेली रबर बॉल की तरह उछलते हो, और हम आपको सर आप अपने नेवल चीफ का बयान को कैसे दिफा करेंगे? नेवल चीफ आपके कहते हैं कि वी वर मिनट्स ऑफ इट, कुछ मिला क्या चंद मिनट पहले आप रोक देंगे फायर? नहीं, आपके सारे हमने मजबूर कर दिया आपके लोगों को फातिया पढ़ने के लिए, और फातिया फिर पढ़वाएंगे, फिर आप एक पहलगाम करके देखिए, और हम आपको फातिया पढ़वाएंगे, इस बार लाहौर के अंदर पढ़वाएंगे। चिंता मत करो। मालिक जी, बात यह है कि जब तर्क नहीं होते ना, तो पाकिस्तान से हमारे साथ में जो गेस्ट है कभी बंदूक दिखाते हैं, कभी फालतू की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन साहिद सर, एक बात जरा बताइए कि पाकिस्तान की क्या सेना, जिसको लेकर इंडियन आर्मी को लेकर ये जो बड़ी बातें और फालतू की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की सेना के पास में कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं? उनकी अपनी ही देश की आवाम अपनी सेना के खिलाफ मोर्चा संभालती है, वो कहती है कि भाई हमारे साथ बलात्कार किया जाता है। पाकिस्तान की सेना के ऊपर बांग्लादेश में बड़े आरोप लगे, सबसे ज्यादा बड़े ऐसे तमाम मामले दर्ज हैं। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा, अरे आपके खुद के घर के अंदर किस तरह से आतंकियों को समर्थन करने की बात कही जाती है। राजा काशिफ और मेजर शेख नदीम, आपको पता होना चाहिए। आशीष साहे जी। नैना वेरी अपसेट, 10 सेकंड का समय मेजर नदीम के साथ। मेजर, फॉर द ऑनर ऑफ यूनिफॉर्म एंड रिस्पेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म, you must say sorry to the viewers and Miss Naina, जिनका ये प्रोग्राम है, for flashing the weapon during the discussion. You must. Why should I say sorry? हाँ, अगर if I have hurt the feelings of anybody, I am always, ठीक है, I was, but not for this word. मैंने तो वेपन फेंका, सर आशीष, मैंने कहा कि आए दोस्ती करें, ये वेपन पड़ा हुआ होता है मेरे पास हर वक्त, मैंने फेंक दिया सर। मैंने कहा दोस्ती, हमको वेपन से डराना चाहते हो? वेपन लेके आइए, आप लेकर आइए, हम आपका वेपन देखते हैं क्या वेपन है वो। शेख नदीम, आपने कहा आपके पास में पड़ा रहता है, जब कभी उड़ाना हो तो किसी को उड़ा सकते हैं। लेके आइए वेपन को। डरते नहीं है, शहादत है मतलूब है, मकसूद है मोमिन, ना माले गनीमत, ना किस्मत कुशाई। आपके जैसे लोग ही हैं जो पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करते हैं, और जब तक आपकी जैसी जहनियत पाकिस्तान आर्मी में रहेगी, हम नहीं टॉकिंग, बातचीत नहीं हो सकती। और आप करके तो देखिए, आपकी जरा हिम्मत देखते, करके देखिए इस बार। अगला श्रीमान आप सुनिए, आपके जनरल बैठे हैं सारे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पापा जूस चलाते हैं, और आप लोग महलों में रहते हो, और यहाँ पे हम बात ये है मेजर शेख नदीम या राजा काशिफ जी, इसके पहले भी पाकिस्तान के जब गेस्ट हमारे साथ में रहे तो कई बार उनकी तरफ से बदतमीजियां की गई, लेकिन मैं उनको इसीलिए हल्के में ले लेती हूँ क्योंकि वो एटलीस्ट डेजिग्नेटेड या ये कहा जाए कि डेकोरेटेड आर्मी का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन मेजर शेख नदीम, आपसे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप कभी अपनी घड़ियां दिखाकर आप अपनी ये कहा जाए कि अमीरी दिखाने की कोशिश करते हैं, वही वो तस्वीर को आप पेश कर देते हैं कि भाई पाकिस्तान की आवाम जो है वो तिल को मर रही है गरीबी में, और आप जो पाकिस्तान की आर्मी है वो हाँ बिल्कुल यही तो सारी चीजें हैं, और आप कभी बंदूक दिखाते हैं। और यही बात तो अमर मस्तिकान जी भी कहते रहे हैं। लेकिन आपको सॉरी बोलना चाहिए, आपने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आपने एक बहुत गलत मैसेज पेश करने की कोशिश की है। लाइव चैनल में आप हथियार दिखा रहे हैं, क्या मैसेज दिखाना चाह रहे थे आप? क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? ये असलियत को दर्शाता है ना, जो हमेशा मरने मारने की बात करता है और कुछ नहीं। यही एक तरह से फितरत है पाकिस्तान की। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।